कमोडिटी बाजार की बात करते हैं। वहां पर आज कच्चे तेल में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, उठापटक जारी है। शुरुआती गिरावट देखी लेकिन उसके बाद अब तेजी लौटी है और ब्रेंट के साथ अब WTI क्रूड भी करीब 0.5% बढ़ गया है। घरेलू बाजार में क्रूड करीब 1.5% ऊपर कारोबार कर रहा है, लेकिन सोने की बात करें तो वहां पर गिरावट लौट आई है और वायदा में इसका दाम 26,000 रुपए के नीचे आ चुका है। सोने के साथ चांदी पर भी दबाव है, वहां पर भी आप प्रेशर के साथ कारोबार देख रहे हैं। भारतीय बाजार में 0.5% कमजोर सोना और अगर आप सिल्वर पे ध्यान दें तो वहां पर भी करीब 0.4% के आसपास की गिरावट दिखाई दे रही है, 0.2% की गिरावट। लेकिन चीन में उम्मीद के मुताबिक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े आए हैं जिससे बेस मेटल्स में तेजी है। कॉपर में करीब 0.5% की तेजी है जबकि जिंक करीब 1% चढ़ गया है। इनफैक्ट अब कॉपर 1.5% ऊपर है। निकल, लेड और जिंक सभी 1% से ऊपर कारोबार कर रहे हैं। हालांकि एल्यूमिनियम अभी थोड़ा कमजोर, थोड़ा पीछे है, लेकिन फिर भी 1% के काफी करीब। चने की बात करें तो वहां पर आप देख सकते हैं कि चने और सरसों में शुरुआती कारोबार में ही हम उतार चढ़ाव देख रहे हैं, जबकि हल्दी और कैस्टर में प्रेशर है। धनिया जरूर आज हल्की बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। वहां पर आपको याद होगा कल भी हमने धनिया में अच्छा खासा प्रेशर देखा था। लेकिन आज के बाजार में क्या करना चाहिए, इस वक्त क्या सजेस्ट कर रहे हैं ब्रोकरेज हाउस, समझते हैं। SMC कॉमट्रेड का मानना है कि चांदी में 34,200 रुपए पर खरीदना चाहिए, इससे फायदा होगा। इसका दाम करीब 34,600 रुपए तक जा सकता है। इस सौदे में आपको 34,050 पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। दूसरी कमोडिटी है कच्चा तेल और इसमें वो 1970 रुपए पर बेचने की सलाह दे रहे हैं। नीचे में भाव उनको लगता है 1920 तक जा सकता है। इसमें आपको 1990 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा इस सौदे में। लेकिन एग्री कमोडिटीज में Steven.com का मानना है कि सोया तेल में 604 रुपए के स्तर पर खरीदना चाहिए और दाम आपको 618 तक के मिल सकते हैं। आपको 599 रुपए 50 पैसे पर स्टॉप लॉस लगाना है। आज हमारे साथ कमोडिटी गुरु जी चंद्रशेखर और एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सूखे की वजह से रबी की फसल चौपट होने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन मध्य प्रदेश में पिछले 2 दिनों से कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। हालांकि कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां ओले पड़े हैं। ऑब्वियसली अगर ओले पड़े हैं तो इन इलाकों में थोड़ा नुकसान जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि इस बारिश से ज्यादा फायदा होने वाला है या फिर नुकसान। लेते हैं जायजा इस वक्त। मध्य प्रदेश के जबलपुर, सतना, कटनी, इंदौर और भोपाल में इन इलाकों में अच्छी बारिश हुई है, लेकिन वहीं सीहोर, नीमच और भोपाल के आसपास के कुछ इलाकों में ओले भी पड़े हैं। किसानों का मानना है कि बारिश से गेहूं की फसल को फायदा जरूर होगा, लेकिन ओले से दाल और सब्जी के किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गिर रहा है तो गेहूं पे तो अच्छा है, मगर थोड़ी मसूर पे, चना पे नुकसान ही है और तोर पे जी। और पानी तो वैसे गिर रहा तो बहुत नुकसान ही है जी। जो फसलें हैं, चना है, मसूर है, मटाना है, इसमें अभी 1-2 दिन के बाद में पाला पड़ना शुरू हो जाएगा तो ये इसमें क्या कहने से फूलों को नुकसान होगा और जो मटर में फली पड़ चुकी वो पूरी उसमें पाले में खराब हो जाएंगी। चने की फसल में क्या है, उसमें फूल लगा हुआ है, अभी जब पानी गिरेगा तो इसमें इल्लियों को प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाएगा। हमारे साथ कमोडिटी गुरु जी चंद्रशेखर और अनुज जुड़ रहे हैं। अनुज, आपको तो एहसास हो ही गया होगा बारिश का, क्योंकि ठंड दिल्ली में बढ़ गई है। जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी ठंड दिल्ली में देखने को मिली। इवन अगर हम देखें तो उत्तरी भारत जो है पूरा ही ठंड की चपेट में यहाँ पर देखने को मिला है। और अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ और दिनों में भी ये ठंड रह सकती है। चंद्रशेखर जी, आपने किसानों की बात सुनी, दोनों तरह की बातें हो रही हैं। अभी जिस तरह की बारिश हुई है वहां पर आपको क्या लगता है, असेसमेंट किस तरीके का है, क्योंकि अभी भी कुछ इलाकों में बारिश जारी है? बारिश जो हो रहा है वो अच्छा है, क्योंकि ज़मीन में नमी की बहुत कमी है
और इस बारिश के वजह से नमी बढ़ जाएगी। तो ये सरसों, चना और गेहूं सबके लिए ये फ़ायदा कारक होगा, उसमें कोई शक नहीं। मगर जिस इलाके में ओले पड़ते हैं, हेल स्टॉर्म जो कहा जाता है अंग्रेजी में, वहाँ शायद नुकसान हो सकता है। मगर इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ हेल स्टॉर्म एंड द एक्सटेंट ऑफ हेल स्टॉर्म। तो ज़्यादा हुआ तो शायद नुकसान हो सकता है। और हेल स्टॉर्म ओले आइसोलेटेड एरियाज़ में होते हैं, वाइड स्प्रेड नहीं होता है। और तो हल्का सा बारिश इज़ वेरी पॉजिटिव क्रॉप के लिए। मैं समझता हूँ ईल्ड बढ़ जाएंगे और इट शुड प्रूव क्वाइट पॉजिटिव फॉर द क्रॉप। मगर इस बात यह है कि सिर्फ मध्य प्रदेश में हो रहा है, हमें पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, बिहार में, यूपी में, सब जगह बारिश चाहिए और नमी चाहिए। वो इतना बारिश वहाँ हो नहीं रहा है। जी बिल्कुल, जो फोरकास्ट आ रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि सिर्फ मध्य और पूर्वी भारत में थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन एक एस्पेक्ट है ठंड का, जैसा हम बात कर रहे थे, उत्तर भारत में ठंड जरूर बढ़ गई है, क्या ये भी राहत की बात होगी? वो बिल्कुल गेहूं के लिए तो बहुत अच्छी खबर है, राहत की बात है, क्योंकि 7-8 दिन, एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले ज़रा सा जो दिन का टेम्परेचर बढ़ चुका था, वो ज़रा चिंताजनक विषय था। अब ये जो टेम्परेचर कम हो रहा है, 20-21 डिग्री सेल्सियस का जो डे टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर होता है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव, गेहूं के लिए तो काफ़ी पॉजिटिव है। तो मैं समझता हूँ गेहूं का जो पैदावार इसके वजह से बढ़ सकता है। लेकिन दालों का क्या? जैसे हम किसानों की भी बात सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि दालों में नुकसान की संभावना उनको दिख रही है। वैसे ही दालों में एक सब हम कमी देखते हैं हर साल, हमारी डिमांड कहीं ज़्यादा है। तो क्या ये साल जो तस्वीर उभर रही है वो वापस इस ओर इशारा कर रही है कि दालों के लिए ये सब फसल भी अच्छी नहीं रहने वाली? मैं ये नहीं समझता हूँ कि दालों में बहुत बड़ा नुकसान होगा। इतना बड़ा बारिश हुआ नहीं है और इतना ज़्यादा ओला भी पड़ा नहीं है। तो ये जो भी नुकसान हो रहा है, इट बी आइसोलेटेड केसेस, बहुत छोटे क्वांटिटी से बहुत कम हो गए, तो मैं कोई बड़ा नुकसान इसमें देख नहीं रहा हूँ। ऑन द अदर हैंड ज़मीन को नमी मिलेगा और नमी के वजह से पैदावार में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो मैं एक पॉजिटिव दौर से देख रहा हूँ। मगर ऐसे भी कई इलाका हो सकते हैं वहाँ ओले पड़ करके नुकसान हो सकता है, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वाइड स्प्रेड, ये मेरा अनुमान है। ओके, तो अनुज, ऐसे माहौल में आप एग्री कमोडिटीज़ में सलाह क्या देंगे, क्योंकि इस बारिश से कई कमोडिटीज़ के फंडामेंटल्स बदल सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं चंद्रशेखर जी की बात से सहमत हूँ कि जो बारिश हुई है उत्तरी भारत में या जो भारत के इंदौर वगैरह में, तो कहीं ना कहीं ये जो पॉजिटिव रहेगा, मुझे लगता है कि इसकी वजह से हम देखेंगे कि जो आने वाली क्रॉप है उसको बूस्ट मिलेगा। और हो सकता है कि फिलहाल जो बारिश हो रही है उससे अभी अगर हम देखें तो क्रॉप को नुकसान हो सकता है, मगर जो क्रॉप निकल कर आएगी वो एक अच्छी क्रॉप निकल कर आएगी और हम देखेंगे कि जो प्रोडक्शन है वो भी यहाँ बढ़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि अगर हम देखें तो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में जो क्रॉप साइज और एकरेज थी वो कम थी। हो सकता है कि बारिश की वजह से जो एकरेज है वो कुछ बढ़ती हुई नजर आए और हो सकता है कि आने वाले टाइम में अच्छी क्रॉप निकल कर आए। और हम उसका इफेक्ट देख भी रहे हैं। अगर हम चने के जो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें अगर हम देखें तो प्राइस कंटिन्यूस एक डाउनफॉल में चल रहा है और हमें लगता है कि उसकी वजह से ही प्राइस में करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा व्यू ये है कि जो सप्लाई साइड जब इंक्रीज होगी, मंडियों में जब अराइवल बढ़ेगा तो प्राइस में और गिरावट देखने को मिलेगी। और हम देख भी रहे हैं कि कंटिन्यूस चना एक सेलिंग प्रेशर में है। तो हमारा व्यू चने के ऊपर अभी नेगेटिव ही रहेगा और हम सलाह भी ये दे रहे हैं कि चने के अंदर अगर किसी को ट्रेड करना है तो बिकवाली करके ही ट्रेड करें। ओके, तो चने में बिकवाली करके ही ट्रेड करने की सलाह है, यहाँ पर नेगेटिव व्यू बरकरार है। लेकिन अब बात करते हैं सोने की। आज ऊपरी स्तर से दबाव है, भाव 26,000 रुपए के नीचे आ गए हैं। चांदी में भी गिरावट का रुख है, लेकिन कल जारी हुए दिसंबर के आंकड़ों में सोने का इंपोर्ट करीब 2 गुना बढ़ गया है। इस बीच सरकार का गोल्ड बॉन्ड कल से दोबारा शुरू हुआ है। चंद्रशेखर जी, तमाम सख्ती और इसके बावजूद गोल्ड इंपोर्ट में कुछ भी जो एक रिस्पाइट मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। साल दर साल 2 गुने की बढ़त किस बात का संकेत है? क्या माने कि डिमांड भारत में अब भी कायम है? नहीं, मैं जैसे कि एक हफ्ता पहले आपका इस शो में बताया था, मैं ज़रा सा
इंटरनेशनल प्राइस ऑफ गोल्ड में ज़रा बुलिश हूँ। मैं समझता हूँ 1150 तक जा सकता है भाव। तो उस संकेत को लेकर के और मार्केट तो जानता है देयर इज़ एन अपसाइड पोटेंशियल फॉर प्राइसेस, तो स्पेकुलेटिव इंपोर्ट भी हमारा देश में हो रहा है। वैसे हम देखेंगे तो इस साल सितंबर अक्टूबर 2015 से लेकर के रूरल इनकम जो कहा जाता है, ग्रामीण क्षेत्र में जो आमदनी कम हुआ है बिकॉज ऑफ पुअर खरीफ क्रॉप, तो दिस इज नॉट जेन्युइन डिमांड, बट मैं समझता हूँ इसके अंदर इन्वेस्टर डिमांड और स्पेकुलेटिव इंपोर्ट ज़रा सा हो रहा है, और इसके वजह से हमारा इंपोर्ट वॉल्यूम्स बढ़ चुका है। लेकिन सरकार ने जो गोल्ड बॉन्ड खोला है, क्या लगता है सरकार कितनी सफल होगी? क्योंकि पिछली बार तो ज्यादा कुछ जो इंटरेस्ट था वो दिखा नहीं, मोनेटाइजेशन स्कीम में भी बहुत लैकलस्टर रिस्पांस रहा, और इंपोर्ट तो ये जरूर साबित कर रहा है कि फिजिकल डिमांड तो जरूर है। हाँ ज़रूर, गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में मैं उत्सुक नहीं हूँ। ज़रा सा तो उनको रिस्पांस मिलेगा मार्केट से, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी अ रोरिंग सक्सेस, इतना तो मैं मानता हूँ, क्योंकि हमारा देश में लोग फिजिकल गोल्ड हैंडल करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, और गोल्ड बॉन्ड इज़ ओनली अ डेकोरेटिव पीस ऑफ पेपर। तो मैं समझता हूँ उसमें कोई ज़्यादा दिलचस्पी होगा नहीं फ्रॉम इन्वेस्टर्स। ओके अनुज, फिर सोने और चांदी में इस वक्त राय क्या बनाएं? क्या लगता है और कि इस वक्त बाय करके चलना चाहिए? और दूसरा, गोल्ड बॉन्ड पर भी आपका नजरिया लेना चाहेंगे। देखिए, अगर गोल्ड की बात करें तो हमने देखा है कि अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो $1070 का मार्केट ने अच्छा सपोर्ट लिया है, और अब करंटली भाव जो चल रहे हैं कॉमेक्स में करीबन 1088 के अराउंड चल रहे हैं। मींस कहीं ना कहीं अगर देखें तो लोअर लेवल से बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि अगर हम MCX की बात करें तो मार्केट आज थोड़ा सा नीचे आया, क्योंकि आज हम देखें तो काफ़ी दिनों के बाद जो भारतीय रुपया है वो यहाँ मजबूत होता हुआ दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं इंडियन रुपीज़ का जो इम्पैक्ट है वो MCX में देखने को मिल रहा है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जियो पॉलिटिकल कंसर्न बने हुए हैं चाइना को लेकर या मिडल ईस्ट को लेकर, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो एक सेफ हेवन बाइंग है गोल्ड में वो यहाँ देखने को मिली है। हालांकि अगर हम एक रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो करीबन $1110 के आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस भी फेस कर रही है, उसके ऊपर नहीं जा पा रही है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जिस तरीके का सेंटीमेंट निकल कर आ रहा है वो यही है कि गोल्ड के अंदर बाय ऑन डिप्स करके चलना चाहिए लोअर लेवल्स पर। तो मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर अभी शॉर्ट करके ना चलें। गोल्ड और सिल्वर के अंदर मुझे लगता है कि गोल्ड एक ऐसा आउटकम हो सकता है जहां पर हम लोअर लेवल पर बाय इनिशिएट कर सकते हैं। हमने कॉल भी आज इंट्राडे के लिए गोल्ड में बाय का ही दिया है। हमें लगता है कि अगर गोल्ड के अंदर कोई बाइंग लेता है तो ऊपर करीबन टारगेट 26,200 से लेकर 250 तक देखने को मिल सकते हैं, और कॉमेक्स में करीबन 1095 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये सलाह है इस वक्त सोने और चांदी पर। और अनुज, गोल्ड बॉन्ड, वहां पर क्या व्यू है आपका? आपको लगता है आप निवेशकों को बोलेंगे कि वो एक अच्छा ऑप्शन है? देखिए, लास्ट टाइम जो गोल्ड बॉन्ड लॉन्च किया था उसमें उतना ज़्यादा रेफरेंस देखने को नहीं मिला था। तो मुझे लगता है कि गोल्ड बॉन्ड एक स्लो स्टडी एक स्कीम है जहां पर जो इन्वेस्टर हैं जो नए तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर देखें तो गोल्ड बॉन्ड की कमी थी। लोग सब बात करते थे कि किसी को पेपर फॉर्म में गोल्ड इन्वेस्ट करना है, कहाँ इनको इन्वेस्टमेंट करना है, तो वहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। हमने देखा था कि NSCL के टाइम में भी ई गोल्ड में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला था। तो हो सकता है कि जो इन्वेस्टर नए तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इनके लिए ये गोल्ड का अंदर इन्वेस्टमेंट एक नया है। तो एक गोल्ड बॉन्ड हो सकता है जहां पर एक गवर्नमेंट के अंडर में वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहां पर उनको रिस्क भी नहीं है। हालांकि इसके अंदर अगर हम देखें तो रिटर्न उतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है, बट मुझे लगता है कि अगर किसी को एकदम रिस्क फ्री ट्रेड करना है, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना है गोल्ड के अंदर, तो गोल्ड बॉन्ड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट जो ट्रेडर फिजिकल मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं या फिर जो फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, हो सकता है कि उतना अट्रैक्टिव उन्हें ना लगे, बट जो लोग नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मुझे लगता है कि उनके लिए एक अच्छी स्कीम हो सकती है ये। ओके, अनुज, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन चंद्रशेखर जी, आपसे इजाजत लेने का वक्त। बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे लिए समय निकालने के लिए। फिलहाल हम लेंगे एक ब्रेक। आगे कच्चे तेल और बेस मेटल्स में क्या होना चाहिए, आज आपका व्यू क्या करें, जानेंगे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। हमारे साथ एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता हैं। अनुज, कच्चा तेल वॉलेटाइल है आज, करना क्या चाहिए? इस वक्त हल्की मजबूती देख रहा है, क्या लगता है बाय करके चलें इस वक्त भी?
हाँ देखिए, क्रूड में देखें तो कल ओपेक का एक स्टेटमेंट आया था कि उन्होंने जो ग्लोबल डिमांड फोरकास्ट है वो थोड़ा सा बढ़ाया है। उसके वजह से हमने देखा है कि कहीं ना कहीं जो पॉजिटिवनेस क्रूड में देखने को मिली है वो एक लोअर लेवल से आई है और करीबन अभी भाव जो है करीबन 29.60 नाइमेक्स में चल रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मार्केट अभी ओवरसोल्ड कैटेगरी में, तो एक बाउंस एक्सपेक्टेड है, मगर जो सप्लाई साइड है वो अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो मुझे लगता नहीं कि ये ओपेक के स्टेटमेंट से कुछ ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी। हो सकता है कि भाव यहाँ से उठकर एक बार $30 तक आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कुछ भी बाउंस बैक मिलता है तो उसमें शॉर्ट करके चलना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड अभी भी डाउन है। तो ट्रेंड के साथ अगर चलेंगे तो डेफिनेटली एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बन सकता है। तो हमारा व्यू क्रूड में अभी भी बिकवाली का है। तो करीबन अगर भाव 2110 के आसपास आते हैं तो बिकवाली करके चलें। फरवरी कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, नीचे मुझे लगता है कि भाव करीबन 2040 तक अगेन देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये सलाह है इस वक्त कच्चे तेल पर, लेकिन बेस मेटल्स में क्या करना चाहिए आज? देखिए, बेस मेटल में भी अगर देखें तो आज एक बाउंस बैक देखने को मिला है। हालांकि चाइना की मार्केट में देखें तो काफ़ी दिनों के बाद एक तेजी लौटी है, जिसका इम्पैक्ट हमने देखा है कि बेस मेटल में एक पॉजिटिव ट्रेड देखने को मिला है। हमारा व्यू है कि बेस मेटल में भी बिकवाली करके चलें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चाइना की अभी कंडीशन है वो इतनी स्ट्रांग नहीं दिख रही है। हालांकि मार्केट निचले लेवल से बाउंस जरूर हुआ है। तो हमारा व्यू अभी भी चाइना कॉपर या अगर हम और बेस मेटल की बात करें तो बिकवाली करके चलना चाहिए। निकल एक ऐसी कमोडिटी रहेगी जहाँ पर हमारा बायस जो है वो पॉजिटिव रहेगा। बाकी जिंक, लेड और कॉपर में बिकवाली करके चल सकते हैं। ऑलराइट, चलिए अभी हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कमोडिटी बाजार पर फोकस जारी रहेगा। CNBC आवाज पर चल रहे ITL के महामुकाबले में ट्रेडर्स विमेंस और कमोडिटी लीग में इस वक्त किस तरह का प्रदर्शन चल रहा है, आइए जानते हैं। ट्रेडर्स लीग में कौन सबसे आगे है, सबसे पहले इस पर नजर डालेंगे। विक्रम भाई 296% के बेहद बढ़िया रिटर्न्स। मनीष कुमार सेकंड पोजीशन पर हैं, 155% का रिटर्न, बहुत बढ़िया रिटर्न है, लेकिन फर्स्ट पोजीशन से काफी पीछे, काफी मेहनत करनी है उस फर्स्ट पोजीशन तक पहुंचने के लिए। वहीं विमेंस लीग में प्रियंका ने 78% के रिटर्न्स कमाए हैं, काफी अच्छा परफॉर्मेंस। और अर्चना जो कि सेकंड पोजीशन पर है, यहाँ पर भी गैप काफी ज्यादा है। कमोडिटी लीग में देखते हैं विनय ने 42% के रिटर्न्स कमाए हैं और संतोष शिवराम ने 34% के रिटर्न्स कमाए हैं। यहाँ पर भी मुकाबला तगड़ा चल रहा है फिलहाल। लेकिन ITL में आप कैसे हिस्सा ले सकते हैं, आइए जानते हैं। ITL के जरिए आप भी 1 करोड़ रुपए जीत सकते हैं। हिस्सा लेने के लिए आप www.indiantradingleague.com पर रजिस्टर करें। इसमें ट्रेडिंग के लिए आपको कम से कम 25,000 रुपए की पूंजी रखनी होगी। इसके ऊपर आप जितनी चाहें उतनी बड़ी रकम लगा सकते हैं। आपको बता दें कि ये पूंजी सिर्फ कैश ही नहीं, शेयर के जरिए भी आप रख सकते हैं। ITL में बड़े से बड़े ट्रेड पर आपको सिर्फ 20 रुपए का ब्रोकरेज देना होगा। ये कोई वर्चुअल मनी का खेल नहीं है, यहाँ असली पैसे से हो रही है कमाई, मार्केट के इन खतरों के खिलाड़ियों की तरह। इसी के साथ कमोडिटी राउंडअप में हम लेंगे आपसे इजाजत। बने रहिए CNBC आवाज के साथ, आगे लेकर आ रहे हैं फ्यूचर्स एक्सप्रेस।